हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सभी को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जो अंग मिलकर ये कार्य करते हैं उन अंगों को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। ठीक है, और ये सभी अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है आप लोगों को, आप लोग कैसे लिखेंगे? देख लीजिए एक बार कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और जो अंग इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जो उत्सर्जी अंग होते हैं, कुछ दिए गए हैं। जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं किडनी। ठीक है, लेकिन कुछ और भी उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा यकृत यानी कि लीवर। लीवर क्या करता है? जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदल देता है। यूरिया क्या है? यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है। ओके, अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं जिसका। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होती है और यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के विखंडन से पीतवर्णक क्या होता है जो कि ब्लूरुबिन तथा ब्लूवर्डिन वो बनाती है। इसके कारण ही जो मल होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला। इसके अतिरिक्त पित्त में उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि कोलेस्टेरोल, कुछ निम्नीकृत स्टेरॉइड, हॉर्मोन्स और औषधि आदि होती हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ पित्त रस द्वारा ग्रहणी में पहुंच जाते हैं। ग्रहणी क्या होती है? डूडोनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, पित्रस यानी कि बाइल जूस द्वारा वो कहाँ पहुंचे? ग्रहणी में। ग्रहणी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सी टाइप का पार्ट है, वहां पहुंचे और उसके द्वारा जब ये रेक्टम में पहुंचते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और एनस के द्वारा ये एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा फुफ्फुस यानी कि लंग्स, ये भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ एक गैस होती है। ठीक है, हम एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ओके, और जो एक अपशिष्ट गैस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में। और उसी के साथ जलवाष्प भी जो होती है वो फेफड़ों द्वारा शरीर से निष्कासित की जाती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यहाँ पर स्किन। ठीक है, त्वचा भी क्या करती है? एक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। आपने देखा होगा जो पसीना है वो भी क्या है? एक अपशिष्ट फॉर्म ही है। और उसके बाद जो सीबम होता है, ठीक है, जलीय प्राणियों में अमोनिया का उत्सर्जन त्वचा द्वारा होता है। और स्थलीय जंतु जो होते हैं, स्थलीय जंतुओं में त्वचा की श्वेत ग्रंथियों यानी कि जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा जल, खनिज तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि पसीने के रूप में उत्सर्जित होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ओके, और त्वचा की जो तेल ग्रंथियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं सीबम। ठीक है, जिससे यानी सीबम एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। त्वचा की तेल ग्रंथियां सीबम के साथ कुछ हाइड्रोकार्बन्स, मोम, स्टेरोल, वसीय अम्ल आदि उत्सर्जित करती हैं। सीबम क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे कि अगर आप सुबह उठते हैं या फिर दिन में भी नोज पर हाथ लगाकर देखेंगे तो एक चिपचिपा यानी ऑयली सा पदार्थ आपको दिखेगा जिसको हम बोलते हैं सीबम। उसके बाद प्लीहा यानी कि स्प्लीन आते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये क्षतिग्रस्त एवं मृत लाल रुधिराणुओं को नष्ट करता है। प्लीहा मृत लाल रुधिराणुओं के हीमोग्लोबिन का विखंडन करता है। ओके, जो कि हमारे पीतवर्णक ब्लूरुबिन तथा ब्लूवर्डिन का निर्माण करता है। और ब्लूरुबिन जो और ब्लूवर्डिन है वो क्या है? हमारे एक अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जिनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद आती है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन परफॉर्म तो नहीं करती है, ठीक है, पार्टिसिपेट तो नहीं करती है उत्सर्जी अंगों की तरह, लेकिन क्या करती है? ये सहयोग करती है उत्सर्जन की क्रिया में। किस प्रकार करती है? यह उत्सर्जन क्रिया में स्वतः प्रतिभाग नहीं करती। यकृत तथा प्लीहा द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थ पित्रस के माध्यम से इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। ओके, और जो अपचित हो हमारा अपशिष्ट भोजन, जो अपचित भोजन के साथ विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अभी हमने बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, स्किन, ठीक है, स्प्लीन और ये भी हम सब पढ़ रहे थे, लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है? किडनी। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। अगर आप लोगों से पूछा जाए
कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं मनुष्यों में, तो आपको मेन लिखना है किडनी, लेकिन उसके अलावा स्किन, लंग्स, स्प्लीन, ये सब भी क्या करते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं कुछ मात्रा में। ओके, सो अब पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। जो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है वो दो वृक्क यानी कि किडनी होते हैं, और वृक्क से संबंधित अन्य अंग मूत्रवाहिनियां जिनको हम बोलते हैं यूरेटर्स, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, तथा एक मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। यकृत, प्लीहा, ठीक है, आंत और फेफड़े तथा त्वचा भी उत्सर्जन में सहायता करते हैं, ये सहायता करते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये देख लीजिए आप, इसका पूरा डायग्राम स्क्रीनशॉट लेकर बना भी सकते हैं। ये है हमारी दो किडनी, ठीक है। जो दायां वृक्क होता है वो बाएं वृक्क से थोड़ा सा नीचे स्थित होता है, आपको डायग्राम में यहाँ पर समझ आ रहा होगा। उसके बाद इनसे दो मूत्रवाहिनियां निकली होती हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जिनको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। और जहाँ पर मूत्र जो होता है यानी यूरिन वो इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। और जिस रास्ते से या जिस मार्ग से ये निकलता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा या फिर मूत्र मार्ग, ठीक है। ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स हैं। उसके बाद इसमें होती है रीनल आर्टरी, ओके, एंड रीनल वेन्स। आर्टरी, धमनियां, क्या वर्क होता है उनका हम पढ़ चुके हैं पहले, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें। धमनियां जहां पर भी आपको नाम दिख जाए तो उसका वर्क क्या होता है, धमनियां जो कार्य करती हैं वो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जबकि जो हमारी वेन्स होती हैं यानी कि सिराएं, ये क्या कार्य करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से उसी रक्त को वापस हृदय में पहुंचाने का कार्य हमारी जो वेन्स होती हैं वो करती हैं। ओके, समझ आया। सो जैसे कि हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड में वेस्ट मटेरियल है और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वो कहाँ आया, किडनी में। किडनी में लेकर कौन आई, आर्टरी, ठीक है, क्योंकि हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य हमारा आर्टरीज करती है। आर्टरी उस रक्त को लेकर आई किडनी में। किडनी में कुछ इकाइयां होती हैं, यानी किडनी जिससे मिलकर बनी होती है, किडनी की संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका की इकाई हमारी न्यूरॉन होती है, उसी प्रकार किडनी की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन, ठीक है। आप लोगों को इसका डायग्राम भी मैं दिखाने वाली हूँ आगे। सो नेफ्रॉन से मिलकर जो पूरी किडनी होती है वो बनी होती है। नेफ्रॉन की जो संख्या होती है किडनी में वो 10 लाख तक होती है। सो जो वहाँ पर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह वर्क करती हैं, यानी कि उत्सर्जन का जो कार्य करती हैं वो करती हैं हमारी नेफ्रॉन्स। वो किस प्रकार करती हैं, हम नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे। अभी आप ये याद रखना सारी, ठीक है, जो भी मैंने बताए सारे पार्ट्स आप लोग याद रखना, क्योंकि आगे ये थ्योरी में आने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं वृक्क यानी कि किडनी। मनुष्य के वृक्क गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीच के आकार के होते हैं। अभी आपने डायग्राम देखा, जो कशेरुक दंड के दाएं तथा बाएं लगे होते हैं। दोनों वृक्क आमने सामने नहीं होते हैं, और दायां वृक्क जो होता है वो बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे स्थित होता है। इसका कारण देह गुहा के दाएं भाग में यकृत यानी कि लीवर की उपस्थिति है। प्रत्येक वृक्क एक आवरण यानी कि पेरिटोनियम से ढका रहता है। जो वृक्क के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम पेरिटोनियम, ओके। और प्रत्येक वृक्क के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक का बना एक रीनल कैप्सूल पाया जाता है, और प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो लगी होती है। अभी आपने इसके डायग्राम में देखा भी होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर वृक्क की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए एग्जाम में ना 3 तरीके से क्वेश्चन बनकर आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड, और वो 3 तरह से किस टाइप से बनकर आएगा। आपसे उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन की क्रिया क्या है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ सकते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन से हैं। उत्सर्जी अंग में मेन हमें पता है किडनी है, और अदर हम लिख सकते हैं कि हमारे यकृत, प्लीहा और आंत या फेफड़े और स्किन जो होती हैं वो होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि अगर मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र आप लोगों से पूछा जाएगा तब आप उसका पूरा टोटल डायग्राम वो बना दोगे, ओके। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य की जो वृक्क होता है उसकी आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, तो तब आपको ये डायग्राम बनाना है। देख लेते हैं इसको भी, आप लोग बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। ये देखिए
जो इसके ऊपर आवरण पाया जाता है इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। जैसे इस पर आवरण पाया जाता है वैसे ही हमारा जो मस्तिष्क होता है उस पर आवरण पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइज। ठीक है, जो हमारा हृदय होता है उसके ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और उसी प्रकार जो फेफड़े होते हैं उन पर भी जो आवरण पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और किडनी के ऊपर पाया जाता है उसको बोलते हैं भाई हम पेरिटोनियम। ये मैं किस लिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, ये कंपटीशन से भी रिलेटिव थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, सो याद रखना। ठीक है, मस्तिष्क का हम उसको बोलेंगे मेनिंजिस, और हृदय में जो पाया जाएगा उसको पेरिकार्डियल, फुफ्फुस यानी कि जो हमारे फेफड़ों पर पाया जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड किडनी पर जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे पेरिटोनियम। यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या होता है। जो इसका बाहरी भाग है हम उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, लेकिन जो भीतरी भाग है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, रीनल कोर्टेक्स, रीनल मेड्यूला। उसके बाद यहाँ पर जो पिरामिड के आकार के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सब, ये क्या है, रीनल पिरामिड। ठीक है, और इसमें यहाँ पर देख लीजिए रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स, जिनके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस में क्या है, जो यूरिन होता है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है, और इससे देखिए यहाँ पर मूत्रवाहिनियाँ जो होती हैं निकली होती हैं, यानी कि यूरेटर्स। ओके, उसके बाद थोड़ा इसकी थ्योरी देख लेते हैं, किस टाइप से लिखते हैं एग्जाम में। मनुष्य को वृक्क को काटने पर निम्न भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। फर्स्ट रीनल मेडुला, ठीक है, जो कि इसका भीतरी भाग है। यह वृक्क का भीतरी भाग है जो गहरे भूरे अथवा लाल रंग का प्रतीत होता है। मेडुला में 12 से 13 त्रिभुजाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम रीनल पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के आकार की होती हैं वो, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। सेकंड होता है हमारा रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स क्या होता है, ये वृक्क का बाहर का भाग होता है जो कि हल्के लाल या गुलाबी रंग का दिखाई देता है। इस भाग में मेलपी की कार्प सेल्स पाई जाती हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या होती हैं, समझाऊंगी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, कि मेलपी की कार्प सेल्स होती क्या है। थर्ड होती है हमारी रीनल पेल्विस। ठीक है, सो मेड्यूला के अंदर की ओर एक खोखला भाग उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। इस भाग में मूत्र एकत्र किया जाता है, तत्पश्चात यह मूत्र वाहिनी में चला जाता है, यानी यूरेटर्स में चला जाता है। आफ्टर देन यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद जाता है यूरेथ्रा। ओके, अब देखते हैं वृक्क नलिका अथवा नेफ्रॉन की संरचना। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा वृक्क होता है, ठीक है, वृक्क में क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन्स, यानी कि नेफ्रॉन से मिलकर ही क्या है, वृक्क बना होता है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, वैसे ही नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी यानी कि वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। सो मनुष्यों तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं के वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वृक्क नलिका अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, डायग्राम देखने वाले हैं इसका भी। इस भाग में मूत्र एकत्र किया जाता है और तत्पश्चात यह मूत्र वाहिनी में चला जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, किडनी में। ठीक है, सो उसके बाद जो मूत्र होगा वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली मूत्र वाहिनी में ही जाएगा। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या किनकी भाई, किनकी नेफ्रॉन्स की लगभग 10 लाख होती है। और प्रत्येक वृक्क नलिका 2 प्रमुख भागों मेलपीघी कोष तथा स्रावी नलिका से मिलकर बनी होती है। देखने वाला यानी प्रत्येक नेफ्रॉन जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। अभी मैं आपको बोल रही थी कि मेलपीघिन कार्प सेल्स जो होते हैं वो पढ़ने वाले, तथा स्रावी नलिका इन दोनों से मिलकर बनी होती है। सो फर्स्ट है हमारा मेलपीघियन कोष, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेलपीघियन कार्प सेल्स। सो इसके अंतर्गत बोमेन संपुट तथा कोशिका गुच्छ आते हैं। बोमेन संपुट एक प्यालेनुमा संरचना है, थ्योरी देख लीजिए। ठीक है, डायग्राम में बिल्कुल समझ आ जाएगा। जिसके मध्य अभिवाही धमनिका की कोशिकाओं तथा अपवाही धमनिका की कोशिकाओं के परस्पर मिलने से बनी एक सघन जाल सदृश संरचना कोशिका गुच्छ स्थित होती है। ठीक है, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका का क्या वर्क होता है यहाँ पर। जो अभिवाहिनी धमनिका होती है वो बोमेन संपुट जो होता है उसमें स्थित ग्लोमेरुलस में रक्त को लेकर आती है, तथा जो अपवाही धमनिका होती है वो इनसे रक्त जो होता है उसको लेकर जाती है, यानी कि ब्लड को लेकर जाती है। परस्पर मिलने से बनी एक क्या, इन दोनों के मिलने से फिर एक क्या बनती है हमारी जाल सदृश संरचना, जिसको हम बोलते हैं कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, वो स्थित होती है। बोमेन संपुट के नीचे से मूत्रजनन नलिका निकलती है जो कि निम्नलिखित भागों में बटी होती है। ठीक है,
यानी नेफ्रॉन दो भागों में बटा होता है ना, फर्स्ट हो गया हमारा मार्पीघिन कर्व सेल्स और सेकंड हो गया मूत्र नलिका जो है वो पूरी। और सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर वो होता है समीपस्थ संवलित नलिका यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यह संपुट की बाहर जो हमारी बाहर की स्रावी नलिका कुंचित तथा संवलित होती है वो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपको सब समझ आ जाएगा। जो हमारा ये पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्यालेनुमा संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्यालेनुमा संरचना इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट अथवा कैप्सूल, जबकि जो इसके अंदर ये कोशिका गुच्छ, ठीक है, गुच्छी के टाइप की दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किससे बनी होती है? जो हमारी अभिवाही एवं अपवाही धमनिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है। यानी अभिवाही धमनिका जो होती है इनमें जो रक्त होता है उसको लेकर आती हैं, और जो अपवाही होती हैं वो इनसे रक्त को वापस लेकर जाती हैं। इतना समझ आया? यानी कि जो ये भाग है हमारा इसको हम बोलेंगे मैलपीघियन कार्प सेल्स। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे यानी मूत्रवाही मूत्र नलिका जो आ रही है इसको बोलेंगे हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संवलित नलिका। ओके, उसके बाद ये नीचे आकर एक यू टाइप की स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके, इसमें यहाँ पर दो लिम्स हैं। जो नीचे आ रहा है यानी कि घटता क्रम इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब यानी कि अवरोही, तथा जो ऊपर जा रहा है यानी कि बढ़ता क्रम इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, नीचे आने वाला डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लूप ऑफ हेनले। ये होती है इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ओके, सो इसका डायग्राम आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती कैसे है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन, उसके अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती किस प्रकार है। यहाँ पर देखिए जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ, ये ठीक है, जो कि बोमेन संपुट के अंदर पाया जाता है। ये क्या वर्क करता है? जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है इसमें रक्त आता है। ठीक है, हृदय के थ्रू इसमें रक्त आ गया किडनी में। ठीक है, और किडनी के किस पार्ट में? जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके ग्लोमेरुलस में यहाँ पर आ गया। सो रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो यहाँ पर छन जाते हैं, जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो छन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस होता है वो उन पदार्थों को भी छान देता है जिनकी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद जो हमारा बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट क्या करता है कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं उनको ये छान लेता है, यानी कि ये उसका रीएब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, सो जो हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया है वो कौन करेगा? ग्लोमेरुलस, लेकिन दोबारा उसको रीएब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि जो आवश्यक पदार्थ है उनका रीएब्जॉर्प्शन करता है बोमेन कैप्सूल। और उसके बाद जो रक्त होता है ये कहता है कि अब चलो आप वापस चले जाओ। ठीक है, क्योंकि उससे अपशिष्ट पदार्थ इनने निकाल लिया। तो जो हमारी अपवाही धमनिका होती है वो इनसे रक्त लेकर बाहर चली जाती है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी छानने की जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाती है, और वो बाय जो हमारी यूरेटर्स होती हैं, कहा जाता है यूरेटर्स, यानी कि मूत्रवाहिनियां में, और उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर में जहाँ की मूत्र इकट्ठा होता है, और उसके बाद वो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग से त्याग दिया जाता है। इतना समझ आया? अब इसकी थ्योरी देखते हैं। हेनले का पास, लूप ऑफ हेनले, आपने भी एक यू शेप की स्ट्रक्चर देखी। ओके, सो समीपस्थ संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका क्या भाई? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि जो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस से आगे का भाग है वो वहां पर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो नीचे की ओर मेडुला में प्रवेश करके द्विवलित होकर, ठीक है, जो कि अभी तक क्या था, सिंगल था, वो द्विवलित होकर यानी कि दो भागों में बढ़ जाता है। आपने दो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब भी देखे थे। द्विवलित होकर पुनः ऊपर की ओर कोर्टेक्स में आ जाती है, और इस द्विवलित भाग को हेनले का पास कहते हैं। इसके पहले स्थूल भाग को अवरोही यानी कि डिसेंडिंग खंड, तथा दूसरे ऊपर आने वाले स्थूल भाग को आरोही खंड या फिर असेंडिंग सेगमेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं मूत्र का रासायनिक संगठन। ओके, सो इसमें क्या क्या केमिकल जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जल होता है इसमें 95%, यूरिया होता है 2%, और अन्य ठोस विलय होते हैं इसमें 3%। ओके, मूत्र का जो रंग होता है याद रखना वो यूरोक्रोम के कारण
पीला होता है और गंध जो होती है इसमें वो अमोनिया के कारण होती है। ओके, अब देखते हैं इसकी थ्योरी की वृक्कों में मूत्र का निर्माण भाई हुआ किस प्रकार। ठीक है, एग्जाम में थ्योरी लिखने के लिए आती है, हमें समझ आ गया इतना काफी नहीं है। ठीक है, हमें उसको समझाना भी पड़ता है बाय थ्योरी। सो वृक्कों में मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण वृक्क नलिकाओं अथवा नेफ्रॉन में होता है और यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो कि निम्न 3 चरणों में पूर्ण होती है। वो 3 चरण क्या है भाई? फर्स्ट है हमारा परानिस्यंदन अथवा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो इनका जो वर्णन है वो सर्वप्रथम रिचर्ड एवं उनके सहयोगियों ने सन 1942 में किया था। यह मूत्र निर्माण का प्रथम चरण है जो नेफ्रॉन के मैलपीघी कोश में संपन्न होता है। हमने भी देखा, ठीक है, मैलपीघियन जो कप सेल्स होते हैं, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस मिलके ये पूरा भाग बनाते हैं। बोमेन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस में अभिवाही धमनिका जो होती है यानी एफेरेंट आर्टियोल वो रक्त को लेकर आती हैं तथा अपवाही धमनिका जो होती हैं यानी कि इफरेंट आर्टियोल इनसे रक्त लेकर बाहर जाती हैं, जिसके फलस्वरूप रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित सभी प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो छनकर संपुट में आ जाते हैं और रुधिराणु, प्रोटीन तथा वसा अणु बड़े होने के कारण कोशिका गुच्छ से छन नहीं पाते। ठीक है, ग्लोमेरुलस से छन नहीं पाते और यह प्रक्रिया कोशिका गुच्छ निस्यंदन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाती है। उसको हम बोल सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इज आल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोमेन संपुट की गुहा में आने वाला द्रव कोशिका गुच्छ निस्यंदन कहलाता है और इनमें क्या होता है? अमाइनो एसिड्स, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक अम्ल, जल और लवण इत्यादि पाए जाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप यानी कि मूत्र निर्माण का दूसरा चरण जो होता है वो होता है वर्णात्मक पुनरावशोषण। ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन की अभी हम जो बात कर रहे थे, ठीक है, सो कोशिका गुच्छ निस्यंदन में से लाभदायक पदार्थ वृक्क नलिका के विभिन्न भागों से पुनः अवशोषित होकर रक्त में वापस चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाभदायक पदार्थ है और हमारे ग्लोमेरुलस ने उनको छान दिया था, ठीक है, तो बोमेन संपुट उनको क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है और फिर रीएब्जॉर्प्शन करने के बाद जो रक्त होता है वो पुनः चला जाता है, वापस चला जाता है और यह क्रिया हमारी वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है हमारा उसको बोलते हैं हम सक्रिय श्रावण या फिर एक्टिव सेक्रेशन। ऐसे सभी पदार्थ जिनकी अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है तथा जो ग्लोमेरुलस से छनकर निस्यंदन में नहीं जा पाते। दूरस्थ कुंडलित नलिका के चारों ओर पाए जाने वाले कोशिकीय जाल में बहने वाले रक्त में से ये सक्रिय अभिगमन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया द्वारा विसरित होकर निस्यंदन में आ जाते हैं और मूत्र जो होता है तथा मूत्र के रूप में संग्रह नलिका क्या है? जो कलेक्टिव ट्यूब्यूल होती है उसमें चले जाते हैं और जो मूत्र मार्ग के द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यूरिथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। उसके बाद हमने क्या है? किडनी पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, और किडनी किससे मिलकर बनी होती है? हम जानते हैं नेफ्रॉन से। ठीक है, तो किडनी के बारे में पढ़ लिया, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद क्या आएगा? मूत्रवाहिनियाँ। ओके, किडनी के बाद क्या होती है? मूत्रवाहिनियाँ यानी कि यूरेटर्स। ओके, सो वृक्कों से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का कार्य एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ करती हैं। डायग्राम में देखा आपने भी, ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती हैं और प्रत्येक मूत्रवाहिनी वृक्क के पेल्विस से प्रारंभ होती है और मूत्राशय में खुलती है। पेल्विस आपने देखा था अभी, जहाँ पर क्या है? यूरिन सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है। उसके बाद आता है लास्ट यहाँ पर मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। यह थैलीनुमा खोखली तथा पेशीय संरचना है जो कि त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, और इसकी भित्ति अरेखित पेशियों से बनी होती है यानी इनवोलेंट्री मसल्स से ये बनी होती है जिसका हमारे पर कोई जोर दबाव नहीं होता है। ठीक है, मूत्राशय का जो निचला भाग होता है वो ग्रीवा कहलाता है जो कि नीचे मूत्र मार्ग में खुलता है। ग्रीवा में एक अत्यंत सूक्ष्म तथा त्रिकोणीय भाग उपस्थित होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनम वेसिकी। ठीक है, इस भाग में दोनों मूत्र नलिकाएं जो होती हैं वो खुलती हैं। मूत्राशय की ग्रीवा में
दो संकोचक यानी कि स्पिन कटर उपस्थित होते हैं जो कि मूत्राशय को बंद रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, जहाँ क्या है, जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है, ऐसा नहीं कि साथ के साथ मतलब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है और वो रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ओके, कुछ टाइम के लिए वो स्टोर होता है, तो जिसको बंद करने का कार्य क्या करते हैं, स्पिन कटर्स। समीपस्थ तथा संवलित, जो हमारे समीपस्थ तथा आंतरिक संकोचक होते हैं वो क्या होते हैं, अनैच्छिक यानी कि इनवोलेंट्री मसल्स से वो बने होते हैं जिन पर हमारा कोई जोर दबाव नहीं होता है और उनको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जो बाह्य संकोचक होता है, बाह्य संकोचक होता है हमारा वोलेंट्री मसल से बना हुआ, जिसको क्या है, हम अपनी इच्छा अनुसार काम करा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो यूरिन होता है उसको हम कुछ टाइम के लिए एक्सक्रीट आउट करने के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, मूत्राशय में लगभग 700 से 800 ml जो मूत्र होता है वो एकत्र हो सकता है। सो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आगे भी आप अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।